देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन ही कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and final points of the path of the objects lie on the same horizontal line. तो उसके इनिशियल और जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स है, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, देन व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, ठीक है। नाउ एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स डाउनवर्ड्स देयर इज अ पॉजिटिव वर्क डन, सो द टोटल वर्क डन इज जीरो इन थ्रू आउट द मोशन। तो टोटल अपन यही करें, जो नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा, तो ये देखो आप, जैसे मान लो अपवर्ड, जब वो अपवर्ड मोशन कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड जब वो मोशन कर रहा है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नेगेटिव। अपवर्ड मोशन की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर अपन ले लेते हैं अपवर्ड मोशन, जब वो क्या कर रहा है, अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो देखो मोशन की डायरेक्शन यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो ये तो इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो इस केस में आप बताओ वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बोलो। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है ना एक दूसरे के, तो वर्क डन जो होगा पॉजिटिव यस सर, होगा या नेगेटिव। नेगेटिव होगा, तो वर्क डन कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। आई बात समझ में, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अपन बात कर लेते हैं डाउनवर्ड मोशन की, ठीक है। हम बात, चलो ये नेगेटिव होगा, इसको W1 ले लेंगे, है ना। फिर अपन ले लेते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मोशन की बात कर लेते हैं अपन। अब डाउनवर्ड मोशन जब होगा, तो देखो डाउनवर्ड आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होगा, ठीक है, और इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो भी डाउनवर्ड होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में नेट वर्क डन निकालोगे, और ये दोनों क्या बराबर है ना, जितना वर्क डन ऊपर में आएगा उतना ही नीचे पर जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, -W और +W हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द टोटल वर्क डन इज जीरो इन थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ये तो बता दोगे, हाँ। कौन सी एनर्जी किसमें बदल रही है, बैटरी लाइट्स अ बल्ब, सो बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी into the electrical energy, then this electrical energy is converted into a light and heat energy। कर दोगे या नहीं कर दोगे, बोलो, कर दोगे, हाँ, ठीक है। बैटरी से जो है, अब बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, सो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 किलोग्राम मास, तो मास आपको दिया हुआ है, इसमें मास कितना है आपका, 20 किलोग्राम, ठीक है। एक्टिंग ऑन 20 किलोग्राम मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी देखो कितनी दे रखी है, 2 मीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। तो क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्यूशन के लिए कौन बताएगा, आराम कैसे करेंगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपसे वर्क डन पूछते हैं, तो आपको ये लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक सर है। वर्क एनर्जी थी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी गुड। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। अब वर्क एनर्जी थ्योरम जब भी आप लगा दो, ध्यान रखना आपको, वर्क डन इज इक्वल टू क्या करना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लगाना है, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2m, और फाइनल जो वेलोसिटी आपका स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर आएगा, माइनस यहाँ पर 1/2m, और ये क्या जाएगा, u का स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करो, 1/2m को बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसको 1/2 कर दो या m कर दो, और वैल्यूज रख दो, m की वैल्यू रख दो, m कितना आपका 20, तो यहाँ पे 20 रख देते हैं। देन v की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस u कितना है 5, तो ये 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर दो, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 ये आ गया आपका, 2 2 जा 4 माइनस 5 5 जा 25, है ना। तो -210 जूल, कितना आ जाएगा, -210 जूल आ जाएगा। और माइनस इसलिए आएगा क्योंकि देखो वेलोसिटी उसकी क्या आ रही है, डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो मतलब ये क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स है। तो रेजिस्टिंग फोर्स जो होते हैं उनकी वजह से वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। आया समझ में, क्लियर है। इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना अच्छे से, किस तरह से सॉल्व करना है आपको। तो ये आंसर जो आ जाएगा उसका, आंसर ऑफ दिस फोर्थ क्वेश्चन इज 210 जूल।
आया समझ में? क्लियर है? यस करते जाना भाई, है ना? और यस सर। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे। फिर ये कह रहे हैं मास ऑफ 10 किलोग्राम। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन जैसे रीड करो तो वैल्यूज जो गिवन है वो लिस्ट कर लो। अ मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल, इट इज मूव्ड टू अ पॉइंट बी, इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या वर्क डन होगा भाई? सी या इसका आंसर क्या बनेगा? एक टेबल पर, ये टेबल है, एक टेबल पे ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट बी है। एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक हॉरिजॉन्टल अपन ने मूव करा है, तो ये कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा। कितना वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से? यार हम बता दो जल्दी से, क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एम वर्क वी डन? स्क्वायर। अरे बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड लगेगा ना, कभी अच्छा कहीं पर भी। हाँ। तो और लगता ग्रेविटेशन है ना। यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड यस है। सर। और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है आपका? डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे के क्या है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए कि जीरो नहीं हुए? वर्क। और परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन परपेंडिकुलर। कितना होता है? यस जीरो सर होता है। तो वर्क परपेंडिकुलर। डन कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो पेपर, वर्क। हाँ भाई पेपर करो, ध्यान रखना, मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना? तो वर्क कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। और एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आप लिख, यू कैन राइट द एक्सप्लेनेशन, लिख देना हियर the gravitational force is acting perpendicular to the displacement, so work done is zero। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड व्हाई। ठीक है, तो देखो इसका आंसर कैसे करोगे? ये कह रहे कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था पहले, किसी हाइट पर था सरफेस से। ऑब्जेक्ट क्या है? किसी हाइट पर था सरफेस से, और ये इस तरह से फॉल हो रहा है, ये फॉल हो रहा है। ठीक है, तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। जब उसकी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना? और काइनेटिक एनर्जी क्या, सॉरी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, है ना? और उसके पास इस समय जो काइनेटिक एनर्जी होगी होगी जीरो। तो देखो जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, टोटल एनर्जी जो होता है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखो जैसे फ्री फॉल हो रहा है, तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग फ्री फॉल, है ना, ड्यूरिंग फ्री फॉल, तो ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या होगा? ड्यूरिंग फ्री फॉल इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होगी। हाइट डिक्रीज होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी पर उसी अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो लॉ हमारा ये कहता है कि इनका जो टोटल सम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, इनका जो टोटल है यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। भले ही हो सकता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो यहाँ पर आप आंसर क्या करोगे? दैट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स, the total energy always remains conserved। ठीक है, so when the body falls freely its potential energy decreases but in same amount the kinetic energy increases, so the total will remains constant। जो टोटल होगा वो क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है। तो इस तरह से कोई वायलेशन यहाँ पर नहीं होता एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल। सो व्हेन यू राइडिंग अ बाइसाइकिल क्या होता है? द मस्कुलर एनर्जी, जो आपकी मस्कुलर, आप पेडल मार रहे हो, द मस्कुलर एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। किसमें बदलती है? काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। एंड एनर्जी ऑफ व्हील्स of cycle which is further converted into kinetic energy to run the bicycle। ठीक है, so read this, this is the energy conversion take place। Now question number 8, does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? So does the transfer of energy take place when you push a huge rock? तो क्या आंसर बनेगा इसका? When we push the rock and fail to move it, some of our energy is absorbed by the rock in the form of potential energy। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। When we push the rock and fail to move it, some of our energy is absorbed by the rock in the form of potential energy, and the rest of our energies goes to environment through our muscles and the surface between the rock and out hand। Okay, so you write this answer, what will happen when you push the huge rock? Okay, so this is the answer for this question। Now question number 9, a certain household, हाँ
नाइन्थ क्वेश्चन है, सर्टन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी मतलब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड हुई है वो दी हुई है 250 यूनिट्स दी हुई है, ठीक है, 250 यूनिट्स दी हुई है ड्यूरिंग अ मंथ। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल। तो आप ध्यान रखोगे 1 किलोवाट आवर, ये कन्वर्जन ध्यान रखना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है, ठीक है, और ये 1 यूनिट होता है 3.6 इंटू 10 से पावर 6 जूल के बराबर। तो आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपका 250 है तो 250 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3.6 इंटू 10 से पावर 6, और ये जूल में आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, कर लोगे कन्वर्ट, है ना। 250 यूनिट्स में कितना होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और ये इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 से पावर 6 जूल के। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 से पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम। तो हमेशा आपको जब भी क्वेश्चन दें पहले उनके जो भी गिवन वैल्यूज है वो राइट डाउन कर लिया करो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो उसको कितनी हाइट तक उठा रहे हैं, 5 मीटर तक, ठीक है। 5, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे आप, mgh से, ठीक है। मान लो मैं जी यहाँ पर 10 ले लेता हूँ तो m कितना हो जाएगा, m कितना है 40, है ना, mgh लगा रहे हैं ना अपन यहाँ पर। तो m देखो कितना गिवन है आपको, m 40 गिवन है, g ले लेता हूँ मैं 10, और h गिवन है 5, ठीक है। तो 5 4 जा, ये 20 यहाँ से जाएगा, 1 2 आ जाएगा। नाउ दिस इज इन जूल। तो ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। हाफ वे डाउन, मान लो ये इधर से, लेट से कि आपने इसको यहाँ से थ्रू फॉल हुआ ये, ठीक है, फॉल हुआ यहाँ से, और इसकी जो टोटल हाइट थी वो टोटल हाइट कितनी थी, h, टोटल हाइट कितनी थी, h थी। अब ये a पॉइंट से फॉल हुआ, ये अपना बॉटम का पॉइंट b है सरफेस पर, मान लो c पॉइंट तक वो आ जाता है, ये रहा c पॉइंट। अब ये कह रहे हैं c पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है, यानी h/2 हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, h/2 हाइट पर है। तो हम क्या करते हैं, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लो, हम क्या करते हैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लो लगाते हैं। बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन लो। तो एनर्जी कंजर्वेशन लो पे क्या करेंगे अपन, टोटल एनर्जी इसकी जो ए पॉइंट पे थी अपन बराबर कर देंगे टोटल एनर्जी इसकी कहां पर है, सी पॉइंट पे। समझ रहे हो बात को, ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, ए पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस ए पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी, है ना। और इजिकल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी सी पॉइंट पे प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी सी पॉइंट पे, है ना। तो देखो ए पॉइंट पर, जो ए वाला पॉइंट है, ए वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहां से तो आप इसको ड्रॉप कर रहे हो ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली है कितनी है, 2000 जूल है, ठीक है, 2000 जूल है, तो ये तो आपके पास 2000 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सी पॉइंट पे कितनी हाइट पर है, h/2 हाइट पर है, तो सी पॉइंट पे अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी कर देते हैं, कितनी हो जाएगी। चलो एक काम ये करते हैं, इसको पहले mgh की फॉर्म में ही लिखते हैं क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए पॉइंट पे कितनी हाइट है, h हाइट है, तो ये mgh हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये mgh/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m, और सी पॉइंट पे वेलोसिटी vc ले लेते हैं। तो देखो इसे m से ये m और ये m कट रहे हैं सब जगह, ठीक है। अब यहाँ पर g की वैल्यू ले लो 10, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू 5 है, इसको इधर ले आओ, माइनस माइनस कर दो, g की वैल्यू कितनी है 10, h की वैल्यू, h जो है आपका, h की वैल्यू 5 है, तो ये 5/2 हो जाएगा, और इजिकल टू आपके पास आ जाएगा 1/2, और ये vc का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, माइनस 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 1/2 और bc का स्क्वायर। 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 25, तो ये 25 इंटू 2 कर देना, bc का स्क्वायर आ जाएगा। और फिर इधर क्या करोगे आप, bc इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या कर देंगे, 25 इंटू 2 कर देंगे। अब 25 का तो 5 होता है, तो 5√2 मीटर अपॉन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5√2 मीटर अपॉन सेकेंड आपका आंसर बनेगा। बोलो आया समझ में, बोलो।
क्लियर है? कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। तो मान लो कि ये अर्थ ले लिया हमने, ठीक है। अब अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में जो है, अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट, ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट है। यहाँ पर कोई सैटेलाइट जो है रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट में यहाँ पर एक सैटेलाइट ले लेते हैं, ये रहा सैटेलाइट, ठीक है। ये सैटेलाइट जो है ये रिवॉल्व हो रहा है, इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है। तो देखो कोई भी, ये दिख रहा है आपको सर्कुलर पाथ है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो वो तभी कर पाता है जबकि उसके उस पर एक फोर्स लग रहा हो टुवर्ड्स द सेंटर। और उस फोर्स को बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपको इसमें यहाँ पर डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करते हैं अपन, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। तो ये आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो ये तो डायरेक्शन हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट की, ये तो डायरेक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट की। सैटेलाइट को ऐसा करो आप, सैटेलाइट को नोटेशन दूसरा देते हैं, एसएस हो रहे हैं इसलिए सैटेलाइट को अपन पी से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात? ये आप जानते ही हैं, जीरो वर्क डन कब होता है? जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये केस है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया भी क्या हुआ है, व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ, ठीक है, the displacement in short interval is along the tangential direction and the force, जो कि centripetal force जो है क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फुलफिल कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट। पर आपको उतना नहीं जाना, आप तो ये समझ लो कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सिंस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इज जीरो। ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहे हैं, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो देखो हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? एफ इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? एफ इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब इस केस में क्या हो सकता है ना, इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन की बात, इस केस की अगर हम बात करें, ये ऐसे कह रहे हैं कि कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स। फोर्स, अब एब्सेंस ऑफ फोर्स मतलब फोर्स को आपको जीरो करना है। तो फोर्स जीरो कैसे हो सकता है? देखो मास तो जीरो हो नहीं सकता किसी बॉडी का, मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो फोर्स कैसे जीरो होगा? फोर्स जीरो हो सकता है एक ही केस है कि आप एक्सेलरेशन जीरो कर दो। अब एक्सेलरेशन जीरो दो केस में हो सकती है, एक्सेलरेशन दो केस में जीरो हो सकती है, एक तो बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा बॉडी का वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर बॉडी रेस्ट में तो मोशन थोड़ी करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। पर सेकंड केस ये है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, है ना। पर एक्सेलरेशन जीरो हुआ है, पर कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो चलेगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो ये वाला जो केस है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी, इस केस में सेकंड केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो नहीं होगी। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स। अगर फोर्स जीरो है, देखो इस केस में यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो है। तो फोर्स जीरो है बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉसिबल है। कब? जब बॉडी क्या कर रही हो? यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो। ठीक है, समझ में आया?